नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहुँच सिखा तक में। साथियों, आज की कक्षा हम वाच्य से शुरू करते हैं। तो हम वाच्य की परिभाषा देखते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किसके विषय में कहा गया है, कर्ता के विषय में, कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य देखते हैं। इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो अथवा कोई भी बात कर्ता के लिए कही जाए वहाँ कर्तृवाच्य होता है। इससे यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता ही है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, रोहित भोजन करता है, सीमा जाती है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खेलोगे, उसने शिकार किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ रहा है और यहाँ पर वाक्य का उद्देश्य कर्ता ही है। तो क्या हुआ, ये कर्तृवाच्य। अब हम दूसरा देखते हैं, कर्मवाच्य। ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया का मुख्य उद्देश्य कर्म ही हो अथवा वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, वह कर्मवाच्य है। जैसे राम द्वारा रावण का वध किया गया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, द्वारा का प्रयोग हुआ है और दूसरा सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मतलब कि ये डायरेक्ट नहीं इसमें कहा जा रहा है कि राम ने रावण का वध किया या सीता ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर द्वारा का प्रयोग हुआ है। तीसरा, गुरु के द्वारा दीक्षा दी गई। और चौथा देखिए, पत्र लिखा गया। यहाँ पर द्वारा तो नहीं है लेकिन लिखा गया। ऐसा नहीं है कि उसने पत्र लिखा, यहाँ पर क्या है, पत्र लिखा गया। अब पांचवा है उदाहरण, आज बहुत सारी बातें की गई। तो ये नहीं है कि बहुत सारी बातें हुई, बल्कि आज बहुत सारी बातें की गई। तो क्या है, ये कर्मवाच्य, जिसमें वाक्य में देखिएगा यहाँ पे कर्म प्रधान है, कर्ता नहीं। तीसरा, भाववाच्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। भाववाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसमें न कर्ता प्रधान है और न कर्म, बल्कि यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। देखिएगा यहाँ पर यह भी हो सकता था, मैं चल नहीं पाता। तो क्या हो जाता, ये कर्तृवाच्य हो जाता, लेकिन ये है मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे। तो ये क्या है, ये भाववाच्य। दूसरा उदाहरण है, वह आज कानपुर नहीं पहुंच सकेगा। राधा से खाना नहीं खाया जाता, मुझसे उसका तिरस्कार नहीं किया जाता, तुम दौड़ नहीं सकोगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से नहीं का प्रयोग हुआ है। मुझसे ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। तो जहाँ पर ये ऐसा भाव आ जाए वहाँ पर भाववाच्य होता है। यहाँ पे ना कर्ता प्रधान है और ना कर्म, ये आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, भाववाच्य में हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें अक्षमता प्रतीत होती है। हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कि मतलब किया ही नहीं जाता, तो वो भाववाच्य होता है। दोस्तों, ये था वाच्य। अब हम क्रिया की अवस्था देख लेते हैं। तो ये देखिएगा कि प्रत्येक काल में क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सामान्य अवस्था, दूसरा विधि अवस्था और तीसरा संभाव्य अवस्था। तो सबसे पहले हम सामान्य अवस्था देखते हैं। तो देखिएगा इसकी परिभाषा, जिस क्रिया से कुछ भी घटित होने का निश्चित ज्ञान हो या कुछ भी घटित होना निश्चित पाया जाए उसे सामान्य अवस्था कहते हैं। तो देखिएगा इसका उदाहरण, जैसे मैंने भोजन किया, वह घूम रहा है, तुम आए हो। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्रिया का सामान्य रूप है। जो कुछ हो रहा है वह हमें निश्चित रूप में पता होता है कि हाँ यही हो रहा है, मतलब संभावना नहीं होती, ये हमें निश्चित रूप में पता होता है। अब हम दूसरी अवस्था देखते हैं, विधि अवस्था।
तो दोस्तों विधि अवस्था दो प्रकार की होती है, पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा परोक्ष विधि। हम प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया के द्वारा प्रश्न, विनती, प्रार्थना और आज्ञा आदि वर्तमान काल का बोध कराते हैं उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे तुम खेलो, क्या मैं तुमसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है। या क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिए। तो ये हमें वर्तमान काल का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा है परोक्ष विधि। जिस क्रिया में प्रश्न, विनती, आज्ञा, प्रार्थना आदि का प्रयोग भविष्य काल में होना पाया जाए, मतलब वो वर्तमान काल में था, ये भविष्य काल में होना पाया जाए, तो इसे परोक्ष विधि कहते हैं। जैसे तुम खेलोगे, देखिए वहाँ क्या था, तुम खेलो, और यहाँ क्या है भविष्य वाले में, परोक्ष विधि में तुम खेलोगे। दूसरा, क्या मैं तुमसे प्रश्न पूछ सकती हूँ, क्या मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी, तो ये भी भविष्य वाला हो गया, परोक्ष विधि। और तीसरा, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि में क्या था, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिए, और यहाँ पर कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिएगा, तो ये क्या है, परोक्ष विधि। तीसरा है संभाव्य अवस्था। जिस क्रिया के द्वारा अनुमान, आकांक्षा, इच्छा या संदेह प्रकट हो वह संभाव्य अवस्था है। जैसे उदाहरण देखिएगा, लगता है वह गांव में नई है। देखिए इसमें अनुमान लगा हुआ है, लगता है। दूसरा, तुम सफल हो जाओ, ये क्या है, इच्छावाचक है, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है। यहाँ भी संभावना ही है लेकिन इच्छा जाहिर की गई है। तीसरा, पता नहीं वह कुछ खाएगा या नहीं। चौथा, शायद रोहन कल आए। तो देखिए ये संभाव्य अवस्था है क्योंकि यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो दोस्तों यह क्रिया की अवस्था थी। आज हमने वाच्य और क्रिया की अवस्थाओं का वर्णन किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए।